नमस्कार, मैं हूं सीए देवेंद्र कटारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएसटी सीखो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस बिल 2025 में आए जीएसटी से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। वैसे तो जीएसटी से रिलेटेड बजट में कोई ज़्यादा सस्पेंस रह नहीं जाता, बिकॉज जीएसटी में जो भी चेंजेस आते हैं दे आर ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जब जब मीटिंग करके कुछ रिकमेंड करती है उसी के बेसिस पे लॉ में चेंजेस प्रपोज किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं 2025 फाइनेंस बिल के अंदर क्या क्या चेंजेस प्रपोज्ड हैं जीएसटी के अंदर। सबसे पहले जीएसटी के अंदर जो चेंज प्रपोज्ड है दैट इज रिलेटेड टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में लास्ट ईयर 2024 में भी चेंजेस आए थे। जो 2024 से पहले जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोविजंस थे उनकी लैंग्वेज इस तरह से थी कि देवर नॉट मैंडेटरी, मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जगह आप एज अ क्रॉस चार्ज भी अपनी सर्विसेज आगे पास ऑन कर सकते थे या अपनी इनपुट को आगे पास ऑन कर सकते थे। बट लास्ट ईयर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डेफिनेशन वाज चेंज्ड कंप्लीटली। डेफिनेशन पहले ये थी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो व्यक्ति होता है, वो ऑफिस होता है जिसको एक इनवॉइस रिसीव होता है अंडर सेक्शन 31 और उस इनपुट को जो आगे अपने डिस्ट्रीब्यूट पर्संस के पास फॉरवर्ड करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इसमें कहीं भी इस तरह से ये निकल के नहीं आ रहा था कि दैट दिस वाज कंपल्सरीली टू बी डन। सो मेनी पीपल वर नॉट फॉलोइंग इट, रादर दे वर यूजिंग क्रॉस चार्ज, मतलब वो यहां से दूसरी ब्रांचेस को इनवॉइसिंग करके इनपुट ट्रांसफर कर देते थे। लास्ट ईयर द डेफिनेशन वाज चेंज एंड इट वाज सेड कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स एन ऑफिस which receives tax invoices towards receipt of input services including invoices under 9394, मतलब इंट्रास्टेट वाली आरसीएम की सर्विसेज। फॉर, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस, मतलब वो खुद सर्विस रिसीव नहीं कर रहा, वो सर्विस तो किसी और ने रिसीव की है, सिर्फ उसके बिहाफ पे वो इनवॉइस रिसीव कर रहा है, ठीक है। और दैट ऑफिस हु हैज रिसीव्ड द इनवॉइस इज लाइबल to distribute input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20. Now from this definition, that office who has received invoices on behalf of distinct persons is now compulsorily liable to distribute such input as per the manner prescribed in section 20. तो ये डेफिनेशन लास्ट ईयर आई। अब इसमें इंट्रास्टेट आरसीएम सर्विसेज तो इंक्लूड हो गई, व्हाट अबाउट इंटरस्टेट आरसीएम सर्विसेज? इन केस if you have received a service and the invoice has been raised interstate, तो उस इंटीग्रेटेड टैक्स की इनपुट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? पहले जो डेफिनेशन थी उसमें सेक्शन 31 के सारे इनवॉइसेस कवर्ड थे और यहाँ पे सिर्फ 9394 को ही इंक्लूड किया फॉर आरसीएम सर्विसेज, बट विद दिस फाइनेंस बिल 2025 they have included integrated tax invoices also. So now an ISD can distribute CGST, SGST, IGST which is received in forward charge, and also CGST, SGST and IGST which he has paid under reverse charge. तो अब रिवर्स चार्ज में आपने कोई भी टैक्स पे किया हो, now you can distribute as an ISD to the distinct person who has actually received the service. Further, section 20 was also changed last year. अगेन उसमें सिमिलर लाइंस पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 का ही रेफरेंस था। हर उस जगह पे जहाँ पे आरसीएम में सिर्फ इंट्रा स्टेट सर्विसेज शामिल थी वहाँ पे इंटर स्टेट सर्विसेज भी शामिल कर ली गई हैं। एंड नाउ आईजीएसटी अंडर आरसीएम कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द आईएसटी चैनल। इसी तरह से सबसेक्शन 2 में भी वही चेंज प्रपोज किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट ईयर 2024 में फाइनेंस बिल में ये प्रोविजन आ गया, नोटिफाई भी हो गया, बट इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। अब देखने वाली बात यह है कि फाइनेंस बिल का जो प्रपोजल है ये कब से नोटिफाई होता है और कब से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड प्रपोज चेंजेस की। वाउचर से रिलेटेड एक बड़ा चेंज आया है, जैसा कि लास्ट काउंसिल में रिकमेंडेड भी था कि वाउचर से रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस को हटाना है। वाउचर से रिलेटेड क्या प्रोविजंस थे? अगर आपने वाउचर सप्लाई किए हैं अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, दोनों केस में सेम प्रोविजंस हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई कब फॉल होगा?
अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है, आइडेंटिफाइबल मतलब यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट दिस वाउचर विल बी रिडीम्ड अगेंस्ट सो एंड सो गुड्स, तो उन गुड्स की जो रेट होगी उसके हिसाब से ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर ये नॉन आइडेंटिफाइबल है, मतलब फॉर नंबर ऑफ गुड्स और एनी ऑफ दोज द वाउचर कैन बी रिडीम्ड अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, तो इन दैट केस जिस दिन एक्चुअली रिडीम होगा, जिस दिन एक्चुअली गुड्स या सर्विसेज सप्लाई होंगे, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई फॉल करेगा। अगर आप वाउचर की डेफिनेशन को रेफर करें तो वहां पे ये लिखा हुआ है दैट वाउचर इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट which can be used as a mode of payment of consideration. Mainly it is basically a consideration which is paid through a voucher. तो यहाँ पे अब इस सेक्शन 12(4) और सेक्शन 13(4) को इस फाइनेंस बिल के अंदर डिलीट कर दिया गया है बाय सेइंग दैट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब भी एक्चुअल गुड्स या सर्विसेज सप्लाई होंगे उसी समय इसकी टाइम ऑफ सप्लाई फॉल करेगा और उसी समय जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आएगी। सो इट्स अ वेलकम चेंज बिकॉज वाउचर से रिलेटेड कई जगह बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी चल रहे थे, बट नाउ दे हैव ऑल बीन सेटल्ड एंड द सेक्शन 12(4) एंड 13(4) हैव बीन ओमिटेड। सेक्शन 17(5) में एक बड़ा चेंज है। आप सबको याद होगा अभी रिसेंटली सफारी रिट्रीट का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था, wherein it was held by the Supreme Court that section 17(5)(d) contains the clause plant or machinery, whereas everywhere else in the act the phrase is used plant and machinery. So they said ki plant or machinery definitely has a different meaning, and if the building passes the test of being a plant, then the ITC of goods and services used in construction of that building will be available. वो टेस्ट पास करना जरूरी था, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज कम अप विद द चेंज, अ प्रपोजल, the amendment that the plant or machinery phrase will be amended to plant and machinery, and it was just a drafting error, there was no other intention behind this. तो उन्होंने ये कहा कि प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी पढ़ा जाए, और ये कब से पढ़ा जाए, एक एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने ऐड किया जिसमें ये कहा कि इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, any reference to plant or machinery shall be construed and shall always be deemed to have been construed. मतलब शुरू से 1 जुलाई 2017 से ही प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी पढ़ा जाए। इसका मतलब सफारी रिट्रीट जजमेंट से जो बेनिफिट आईटीसी का पास ऑन हुआ था वो सरकार ने कह दिया कि हम नहीं देंगे। आइए अब बात करते हैं सेक्शन 34 की, विच इज रिलेटेड टू क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। जीएसटी के अंदर क्रेडिट और डेबिट नोट्स इशू करने की फैसिलिटी सिर्फ सप्लायर के पास है, बिकॉज ओनली इन दैट इनिशियली इन रेज टैक्स इनवॉइस अगर आपको कोई एडजस्टमेंट्स करने हैं तो वो क्रेडिट और डेबिट नोट्स के जरिए किए जा सकते हैं। Section 34 prescribes the time limit and the manner in which credit note can be issued. क्रेडिट नोट इशू किया जाता है अगर आपको आपकी ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस में जो आपने डिक्लेयर की है टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स, उसको अगर आप कम करना चाहते हैं फॉर सम रीजन, तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। अब सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है जिसके अंदर ये कहा है कि अगर रेसिपिएंट उस क्रेडिट नोट से रिलेटेड अपनी आईटीसी रिड्यूस नहीं करेगा तो एज ए सप्लायर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी कम नहीं होगी। अब ऐसे में हम ये कहेंगे कि भैया रेसिपिएंट के एक्शन के ऊपर फिर हम डिपेंडेंट हो गए, हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में इसका पोज कर रहे हैं कि वाई आर वी बीइंग पनिश्ड फॉर समवन एल्सेस एक्शंस। तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूं, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इज इन प्लेस, आईएमएस, जो कि हर महीने आपके लिए जनरेट होगा और उसमें सारे इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स आपके पास रिफ्लेक्ट होंगे। अगर एज अ रिसिपिएंट आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आईटीसी रिड्यूस हो जाएगी और जिस सप्लायर ने क्रेडिट नोट इश्यू किया था उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर रेसिपिएंट यहां रिजेक्ट कर देता है क्रेडिट नोट को, देन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर विल नॉट बी रिड्यूस्ड। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो नाउ आईएमएस हालांकि अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसे यूज कर सकते हैं, आप उससे यूज टू हो सकते हैं,
आप उसके अंदर इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी एज येट, क्योंकि लॉ में अभी तक इसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो क्रेडिट नोट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो क्रेडिट नोट में ये नया चेंज आया है कि रिसिपिएंट अपना आईटीसी कम करेगा तो ही सप्लायर का आउटपुट टैक्स कम करने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। इसके अंदर एक चीज और है, अगर सबसेक्शन 2 का ये प्रोवाइजो फुलफिल भी हो जाता है, देन ऑल्सो सबसेक्शन 1 कंडीशंस आर येट टू बी सेटिस्फाइड। अगर आप किसी पोस्ट सेल डिस्काउंट में क्रेडिट नोट इशू करते हैं और वो डिस्काउंट इज नॉट एज पर सेक्शन 15, इन दैट केस आप अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर ही नहीं सकते, रिसिपिएंट अपनी आईटीसी कम कर दे तो भी। ठीक है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, यू हैव टू रीड एंटायर सेक्शन 34 एज अ होल। नाउ आईएमएस की हम बात कर रहे थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आईएमएस में अभी तक लीगल प्रोविजन लॉ में नहीं है, और 55th काउंसिल मीटिंग में ये प्रपोज किया गया था टू गिव अ लीगल बैकिंग टू आईएमएस, सेक्शन 38 एंड रूल 60 मस्ट बी अमेंडेड अकॉर्डिंगली। तो सेक्शन 38 में वही चेंजेस प्रपोज यहाँ किए गए हैं। सेक्शन 38 की लैंग्वेज क्या कहती है कि सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि 2B है। उसमें क्या क्या होगा, उसमें ये होगा एक तो कि कौन कौन सी आईटीसी आपको अवेलेबल है, और उसमें ये होगा कि डिटेल्स ऑफ सच आईटीसी विच इज नॉट अवेलेबल। क्यों नहीं अवेलेबल होगी, उसके अंदर उन्होंने 6 कारण दे रखे हैं, जैसे कि आपका सप्लायर का रजिस्ट्रेशन अभी न्यू है या कुछ ही समय हुआ है तो सेफ साइड उसकी इनपुट नहीं मिलेगी। आपके सप्लायर का 1 में आउटपुट टैक्स इज हायर देन 3B का आउटपुट टैक्स, तो इनपुट नहीं मिलेगी। अगर आपके सप्लायर ने 2B इस सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग जितनी आईटीसी अवेलेबल होनी चाहिए उससे ज्यादा ले रखी है तो भी आपको इनपुट नहीं मिलेगी। और ऐसे टोटल 6 पैरामीटर्स हैं, और लास्ट में लिखा हुआ है एनी अदर रीजन भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल्स उस स्टेटमेंट के अंदर आएंगी। अब चेंज क्या हुआ है, नाउ सिंस आईएमएस इज इन प्लेस, आईएमएस की वजह से क्या हो रहा है, आपका 2B ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगा। Once you accept the invoices or debit notes or credit notes, only the value pertaining to those invoices or debit note or credit notes will be reflected in 2B। तो इसका मतलब वो अब वो ऑटो जनरेटेड नहीं रहेगा। यही इसी लाइन में चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 में लिखा है एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इनपुट, ये पुरानी लैंग्वेज हो गई। अब जो प्रपोजल है उसमें ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट की जगह सिर्फ वर्ड स्टेटमेंट को यूज कर दिया, क्योंकि अब नाउ द स्टेटमेंट विल नॉट बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड बट इट विल बी जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन टेकन बाय द रेसिपिएंट इन आईएमएस। और इसी तरह से सबसेक्शन 2 में भी जहां ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट को रेफर किया जा रहा था, वहां उसकी जगह अब कह दिया स्टेटमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। इसमें इन्होंने एक सबसेक्शन सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज सी भी ऐड किया है कि और भी कोई डिटेल्स अगर इसमें बताएंगे चाहें तो वो एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि अब नेक्स्ट टाइम लॉ में चेंज की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ रूल्स में प्रिस्क्राइब करके बता दिया जाएगा कि और कौन कौन सी डिटेल्स 2B के अंदर आएंगी। आइए अब बात करते हैं अपील्स की। सेक्शन 107 टॉक्स अबाउट अपील्स टू एपेलेट अथॉरिटी, दैट इज द फर्स्ट स्टेज अपील। अपील करने के लिए आपको कंपलसरी रिक्वायरमेंट है फॉर मेकिंग ऑफ अ प्री डिपॉजिट। वो क्या प्रोविजंस है, अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया है और उसमें से कुछ डिमांड आप एडमिट करते हैं कि ये लाइबिलिटी तो हमारी है, तो इन दैट केस यू हैव टू पे दैट एंटायर टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वॉट एवर यू एडमिट। इन एडिशन टू दैट अगर आपको अपील एडमिट करवानी है तो यू हैव टू पे 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट एज प्री डिपॉजिट एंड ओनली देन योर अपील विल बी एडमिटेड। अब इसमें एक प्रोविजन क्या है, एक सबसेक्शन 6 में एक प्रोवाइजो था कि अगर सेक्शन 129 का कोई केस है, यानी कि इन ट्रांजिट कोई मूवमेंट चल रहा है और उस दौरान कोई कॉन्ट्रावेंशन है किसी प्रोविजन का, तो वहां पे 200% ऑफ टैक्स की पेनल्टी का प्रोविजन है। तो अगर सिर्फ पेनल्टी का केस है और 129 का केस है, तो ऐसे केस में अपील कब कर सकते हैं, आफ्टर पेइंग 25% ऑफ टैक्स एज प्री डिपॉजिट।
अब उस प्रोविजन को यहाँ इन्होंने चेंज किया है। क्या चेंज लाए हैं यहाँ पे? ये चेंज लाए हैं कि अब 129 नहीं, कोई भी पेनल्टी प्रोविजंस हो, अगर ऑर्डर इज रिलेटेड टू ओनली पेनल्टी, उसमें टैक्स की कोई डिमांड नहीं है, मतलब इंटरेस्ट एंड पेनल्टी हो सकता है। क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी विदाउट इन्वॉल्विंग डिमांड ऑफ एनी टैक्स, मतलब टैक्स की नहीं है लेकिन पेनल्टी की डिमांड है, तो पेनल्टी की डिमांड हो सकती है या इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की डिमांड हो सकती है। तो ऐसे केस में आपकी अपील तभी लगेगी जब पेनल्टी, जो डिस्प्यूटेड पेनल्टी अमाउंट है, उसका भी 10% आप प्री डिपॉजिट कर देंगे। नाउ द इंपैक्ट ऑफ दिस चेंज इज, जितने भी फेक इनवॉइसिंग वाले मैटर्स हैं, जहां पे कोई इनपुट, कोई इनवर्ट सप्लाई नहीं है, कोई आउटपुट सप्लाई नहीं है, ओनली बिल्स इशू हुए हैं, तो वहां पे सिर्फ पेनल्टी प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं। सिंस देयर इज नो इनवर्ट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई, टैक्स नहीं लगता लेकिन पेनल्टी लगती है। तो सिर्फ पेनल्टी लग रही है तो विदाउट एनी एडिशनल चार्ज अपील्स कैन बी मेड। बट नाउ विद दिस प्रोविजन, in that case 10% of the penalty amount will also have to be paid as a pre-deposit, only then the appeal will be admitted. ये प्रोविजन जब एक्ट, ये बिल एक्ट बनेगा, ये सेक्शन नोटिफाई होगा, उसके बाद से एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको सेकेंड स्टेज अपील करनी है, यानी कि ट्रिब्यूनल में अपील करनी है, तो वहां पेनल्टी से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था। वहां पे भी उन्होंने ये सबसेक्शन 8 के बाद एक प्रोवाइजो ऐड किया है कि अगर ट्रिब्यूनल में अपील करनी है तो जो पहले कमिश्नर अपील्स पे 10% ऑफ पेनल्टी आप देके आए हैं, इन एडिशन टू दैट एडिशनल 10% पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। इससे पहले पेनल्टी से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था, टैक्स से रिलेटेड वही प्री डिपॉजिट है, ओरिजिनली 10% एपलेट अथॉरिटी एंड एडिशनल 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट बिफोर द ट्रिब्यूनल, तो टोटल 20% ऑफ टैक्स। एंड नाउ इन सिमिलर लाइंस 20% ऑफ द पेनल्टी इज इन केस टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपके अपील से रिलेटेड नए चेंजेस आए हैं इस फाइनेंस बिल में। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो अभी 55th काउंसिल मीटिंग में भी रिकमेंड किया गया था, रिगार्डिंग ट्रैक एंड ट्रेस प्रोविजंस। सरकार ये चाहती है कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स का ट्रैक इतना रहे, जब से वो मैन्युफैक्चर हुए हैं वहां से लेके किस दिन कहां कितना कंज्यूम हो गया, वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस ये लोग लेकर आए हैं। द फर्स्ट चेंज विच हैज बीन मेड इज इन सेक्शन 2, subsection 116A has been introduced which defines unique identification marking. इसको क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि सेक्शन 148A में जो गुड्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, उन गुड्स के ऊपर आपको एक ऐसा डिजिटल मार्क लगाना है या डिजिटल स्टैंप लगाना है, मे बी अ QR कोड विच कंटेन्स सच इंफॉर्मेशन, जो कि वहां 148 में बताई जाएगी। और वो स्टैंप आपकी यूनिक होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए एंड नॉन रिमूवेबल होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस उसके अंदर फुलफिल होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको उन स्पेसिफिक गुड्स जिनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वहां पे आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग करनी है। इसी के साथ सेक्शन 148A इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, जहां ये कहा गया है द गवर्नमेंट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई गुड्स and persons or class of persons who are in possession or deal with such goods to which the provisions of this section apply। यानी कि आप पोजेशन में भी हैं या फिर आप डील कर रहे हैं, यानी कि आपने कुछ सिर्फ स्टोर भी किए हुए हैं, तो भी आपको उनके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। The government may, in respect of goods referred to in clause A of subsection 1, provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein through such persons as may be prescribed। मतलब सरकार ये कह रही है कि उन गुड्स से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज उस इंफॉर्मेशन का और उसका एक्सेस कौन करेगा, कौन अफिक्स करेगा, मे बी अ थर्ड पर्सन, अ थर्ड पार्टी, अ थर्ड वेंडर। जो मैन्युफैक्चरर है उसको तो डायरेक्ट ये दे नहीं सकते, अगर उसको देंगे तो वहां फिर मैनिपुलेशन के चांसेस हैं। तो अ थर्ड पार्टी विल बी इन्वॉल्व विच विल प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ अफिक्सेशन ऑफ दिस यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग ऑन दोज गुड्स। और उसमें आपको ये भी बताना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पे रिकॉर्ड होगी।
they will prescribe the unique identification marking for such goods including information to be recorded therein. तो मतलब अब ये गुड्स, ये हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि टोबैको और पान मसाला रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, बिकॉज देयर द टैक्सेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ बाय द मशीनरी. तो कितना प्रोडक्शन हुआ उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए ये प्रोविजन लाया जा रहा है. मे बी इन फ्यूचर और भी प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, से फॉर एग्जांपल लग्जरी प्रोडक्ट्स. अब अगर आप लग्जरी वॉच खरीदें तो उसकी भी कहीं मार्किंग हो तो पता चलेगा किसने वॉच खरीदी, कब खरीदी, कहाँ खरीदी और कौन कंज्यूम कर रहा है. सो ऑल सच डेटा मे बी अवेलेबल विद द गवर्नमेंट इन रिगार्ड ऑफ दोज गुड्स. फर्दर इसमें यह भी कहा गया है जो जिस व्यक्ति को ये आइडेंटिफाई करेंगे उसको अपने गुड्स के ऊपर ये मार्क अफिक्स करना है, प्लस उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है. furnish such information and details within such time and maintain such records or documents in such form and manner. ये सब rules के अंदर prescribe होगा. Once this bill passes, this section is notified. After this rules will also come into place जहाँ पे proper information मिलेगी. और ये सारी डिटेल्स जो मशीनरी आपके यहाँ इंस्टॉल की गई है और गुड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ेगी. पे सच अमाउंट इन रिलेशन टू सिस्टम रेफर टू इन सबसेक्शन 2 एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. इससे रिलेटेड कोई फीस अगर प्रिस्क्राइब होगी तो वो फीस का भी पेमेंट करना होगा. अगर क्या होगा, ये सब का नॉन कंप्लायंस होगा अगर 148A के अंदर नॉन कंप्लायंस होगा. क्या नॉन कंप्लायंस होगा? या तो गुड्स पे वो मार्क अफिक्स नहीं हुआ, या फिर उनकी जो आपको रिपोर्टिंग करनी है वो रिपोर्टिंग नहीं हुई. इस तरह से नॉन कंप्लायंस हो सकती है. इसके लिए एक पेनल्टी प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस किया गया है विच सेज be liable to pay a penalty equal to an amount of 1 lakh rupees or 10% of the tax payable on such goods. Such goods मतलब जिन goods से related provision follow नहीं हुआ है. So this is all about the proposed changes in Finance Bill 2025. I hope I have covered all the aspects and tried to make it clear. आपके अगर कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो यार मोस्ट वेलकम, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं. थैंक यू.